नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम श्रवण है और आज का टॉपिक जो ई इनवॉइस पे है वो मैं ही आपको दिखाऊंगा कि ई इनवॉइस कैसे रेस करते हैं, किस किस को रेस करना है और प्रोसीजर क्या है रेस करने के लिए। तो पहले हम ई इनवॉइस के बारे में देखते हैं। पहले हम ई इनवॉइस के बारे में देखते हैं। अभी ई इनवॉइस क्या है? ई इनवॉइस एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म होता है जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी एक साल पहले लेके आए हैं। इन मिनट सॉरी। अभी इन ई इनवॉइस का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस करते हैं, मतलब लाइव। अभी आप इनवॉइस रेस करोगे तो इसको जीएसटी पोर्टल में उनको एक इंटीमेशन की देना की तरह उन अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे। फिर इसका एक और बेनिफिट है, ये मिसमैचेस कम कर लेता है रिकन्सिलिएशन के लिए। ई इनवॉइस के साथ हम ई वे बिल भी रेस कर सकते हैं। अभी ई इनवॉइस की ज़रूरत क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो बहुत सारे सप्लायर्स क्या करते थे, एक बी टू बी मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर को के बारे में बिल रेस कर लेते हैं, लेकिन वो अपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखा देते और अपना टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए ऐसे ही इनवॉइसेस, फेक इनवॉइसेस रेस कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इनवॉइस जब भी आप एक इनवॉइस रेस जब भी आप एक इनवॉइस रेस करोगे उसको गवर्नमेंट का पोर्टल में भी, मतलब जीएसटी का पोर्टल में भी उसको इसका डिटेल्स डालना है और उसको वैलिडेट करना है। तो ये है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह, और रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू की तरह है। अभी ई इनवॉइस जो है, अगर आपका सप्लायर ने उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और उन्होंने ई इनवॉइस रेस किया है, उसके बाद ही आप आईटीसी ले सकते हो। और उसके बिना आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो। अगर ये प्रोविजन आ जाता है तो उनका एक्सेस क्लेमिंग ऑफ आईटीसी का प्रॉब्लम चला जाता है। अभी ई इनवॉइस का फीचर्स क्या है? सब लोग को ई इनवॉइस रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ बी टू बी ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी बोथ है, बोथ गुड्स और सर्विस दोनों के लिए ई इनवॉइस रेस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए भी रेस करना पड़ेगा। ये इनवॉइस जो आप रेस कर रहे हो वो गवर्नमेंट जीएसटी नेटवर्क को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने ऑथेंटिकेट कर लिया तो एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN 64 डिजिट्स का जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर या उसका क्यूआर कोड आपका इनवॉइस पे आपका इनवॉइस का फेस पे होना चाहिए। उसके बाद ही उसको हम एक वैलिड इनवॉइस उसको बुला सकते हैं। और ई इनवॉइस का ये मतलब नहीं है कि हम जीएसटी पोर्टल पे एक नया इनवॉइस रेस कर रहे हैं। ई इनवॉइस का मतलब है हम एक इनवॉइस जो हम अपना जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें से रेस कर रहे हैं, उसका डिटेल्स हम जीएसटी पोर्टल पे अपडेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमने ये इनवॉइस रेस किया है। और ये हम एक एक इनवॉइस को एक बार अपलोड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ मल्टीपल इनवॉइसेस भी अपलोड कर सकते हैं। अभी किन किन को ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ई इनवॉइस पहले जब आया उसका एप्लीकेबल डेट था 1 अक्टूबर 2020। उस टाइम पे जो जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है उनको ही, जिनका मतलब पूरा इंडिया पे पैन बेस्ड है, इनवॉइस पैन बेस्ड है। तो पूरे इंडिया में अगर उनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है था तो उनको ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट ने चेंज कर लिया एप्लीकेबिलिटी। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर था फिर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। और इस मतलब जो अप्रैल 2021 जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हो रहा है इस साल से 50 करोड़ था। अगले फाइनेंशियल ईयर जो दो दो दिन से जो दो दिन के बाद शुरू हो रहा है, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर है तो आपको इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। और तो ये ई इनवॉइस, ये टर्नओवर जो लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सिर्फ
इस एक फाइनेंशियल ईयर पे नहीं, आप सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर नहीं चेक करोगे, 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से 2021-22 इन 500 साल में से अगर कोई भी साल में आपका टर्नओवर जो लिमिट्स के ऊपर जाता है तो आपको ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। आपका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आप पैन बेसिस पे करोगे, सब GSTIN मिला के। अगर आपने ई इनवॉइस रेज नहीं किया है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? गवर्नमेंट जो बोलते हैं अगर IRN जो ई इनवॉइस रेज करने के बाद जनरेट होता है, अगर वो इनवॉइस पे मेंशन नहीं है तो वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं है। और अगर आपने ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दो चीज कंपेयर करना पड़ेगा, एक तो टैक्स अमाउंट या 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा है हर एक इनवॉइस के लिए। और अगर आपने ई इनवॉइस रेज किया है लेकिन आपने गलत इंफॉर्मेशन के साथ रेज किया है तो एक इनवॉइस का पेनल्टी है 25,000 रुपीज, 25,000। और अगर आपने ई इनवॉइस रेज नहीं किया है तो आपका कस्टमर जो आप बिल कर रहे हो उनको ITC नहीं मिलेगी। तो हम अब देखते हैं कब हमको ई इनवॉइस रेज करना चाहिए। तो जो मैंने पहले ही बताया था, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन जो है B2B सप्लाईज, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज, उन अगर ऐसे ट्रांजैक्शन में हम डील कर रहे हैं तो ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स के लिए भी ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ इन दोनों केसेस विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ई इनवॉइस का एप्लीकेबिलिटी है। अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि B2C कस्टमर्स, एंड यूजर्स को सप्लाई कर रहे हैं तो हमको ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। और कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए हमको ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा? एक है टैक्स इनवॉइसेस, दूसरा है डेबिट नोट्स और तीसरा है क्रेडिट नोट्स। अब किन किन को ई इनवॉइस की रेज करने की जरूरत नहीं है, वो है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, NBFC कंपनीज, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टर, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, SEZ यूनिट्स, फ्री ट्रेड जोन्स। अभी हम जाके देखते हैं कि ई इनवॉइस का प्रोसीजर क्या है रेज करने के। तो आप ई इनवॉइस पोर्टल गूगल कर सकते हो और अगर आप देखोगे तो आपको दो किस्म का लिंक्स मिलेगा। एक है einvoice1.gst.government.in और दूसरा एक ट्रायल वेबसाइट भी होगा जो है einvoice1 ट्रायल NIC। जो ये क्यों है? क्योंकि जब ई इनवॉइस आने के पहले गवर्नमेंट को एक टेस्टिंग पीरियड के लिए सब बिजनेसेस को एक ट्रायल वेबसाइट बना के दिया है कि आप सीख लो कि कैसे बनाना है। तो हम अभी वेबसाइट के अंदर जाएंगे। ये है ई इनवॉइस का वेबसाइट। अगर आप देखोगे तो ये नोटिफिकेशन भी बोल रहा है कि 1 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में से अगर आपका बिजनेस 20 करोड़ के ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। पहले हम देखते हैं कि आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो इधर सर्च के बटन में ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर रख के एक ऑप्शन होगा। इसमें हम किसी भी कंपनी का GSTIN डाल सकते हैं और अगर हम देख सकते हैं कि इनवॉइस उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। गवर्नमेंट GST डिपार्टमेंट क्या करती है, आपके जो GSTR 1 और 3 भी आपने पिछले जो फाइल किया है उसको उसमें से एग्रीगेट टर्नओवर लेके उसके हिसाब से आप वो देखते हैं कि आपका लिमिट क्रॉस होता है कि नहीं होता है। अभी मैं एक सैंपल GSTN नंबर डाल के देख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं उनका ट्रेड नाम है MS डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनको इनवॉइसिंग इनेबल्ड है 1 अप्रैल से। चलिए एक और बात मैं बोल देता हूं कि आपका पोर्टल जो क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके ई इनवॉइस के लिए चाहिए वो आपका ई-वे बिल का क्रेडेंशियल्स ही है। अगर आपको ई-वे बिल में पोर्टल में ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स है, वही वाला क्रेडेंशियल्स इधर भी आप यूज कर सकते हो, दोनों लिंक्ड है।
अगर आपको ई वे बिल का क्रेडेंशियल्स नहीं है तो आपको इधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको 20 करोड़ के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 करोड़ के ऊपर बोला है, लेकिन अगर आपको करना है तो रजिस्ट्रेशन में ई इनवॉइस एनेबलमेंट में आपको प्रेस करके आपको एनेबल करना पड़ेगा, आप रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है उसके बाद आप इस ई इनवॉइस अवेलमेंट का कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो। तो इस अगर आपने ई इनवॉइस के लिए एनेबल कर लिया है तो आपका सब B2B ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस और SEZ ट्रांजैक्शंस में आपको ई इनवॉइस रेस करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लॉग इन करते हैं। तो ये है आपका डैशबोर्ड, ई इनवॉइस पोर्टल का आपका डैशबोर्ड। इधर आप देखोगे तो आपका जो भी एक छोटा सा समरी देंगे, कल आपने कितने इनवॉइस जनरेट किए हैं, इस महीने में कितने इनवॉइस जनरेट किए हैं और उनमें से हमने कितने कैंसिल किए, कल के जनरेटेड इनवॉइसेस में कितने कैंसिल हुआ है और इस महीने में टोटल कितना कैंसिल हुआ है। अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए दो मेथड होगा। एक तो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से आप डायरेक्टली एक API के साथ आप ई इनवॉइस रेस कर सकते हो, वरना आप मैन्युअली एक्सेल उनका ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके ई इनवॉइस रेस कर सकते हो। तो हम दोनों अभी देखेंगे। अभी अगर आपको मैन्युअली करना है तो आपको पहले उनका ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा और इधर ई इनवॉइस का बटन प्रेस करके बल्क अपलोड का ऑप्शन होगा, उधर आपको एक जेसन फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले हम ये जेसन फाइल प्रिपेयर कर लेते हैं। वो ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के यही है। आप बल्क जनरेशन टूल्स में, एक आपको दिखा देता हूँ। तो होम में आपको हेल्प के अंदर टूल्स होगा, उसमें बल्क जनरेशन टूल्स होगा। इधर से आप उनका ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हो। अभी ऑफलाइन टूल में ही हमको 4 ऑप्शन है। एक है फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी, फॉर्मेट डी। फॉर्मेट ए सबसे सिंपल वाला है B2B ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉर्मेट बी में थोड़ा और डिटेल्स हमको देना पड़ेगा। फॉर्मेट सी और फॉर्मेट डी मेनली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अभी हम फॉर्मेट ए लेके ट्राई करेंगे। तो ये डाउनलोड होता है। अभी के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो हम एक मिनट उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये है उनका GST डिपार्टमेंट का ऑफलाइन टूल। आपको पहले अगर प्रोटेक्टेड व्यू में आपका एक्सेल का डॉक्यूमेंट है तो एनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा। और आप देखोगे तो बहुत सारे शीट्स नीचे होंगे। तो पहले हम जाते हैं प्रोफाइल के शीट में। अगर अगर आपको जो ऑफलाइन यूटिलिटी जो है वो बहुत सारे कोडिंग के हिसाब से चलता है, तो आपको मैक्रोज इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपके मैक्रोज इनेबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इनेबल करने के लिए। आप एक नया एक्सेल वर्कबुक खोलिए। फाइल में ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में एक ट्रस्ट सेंटर होगा। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स होगा। उसमें एक ऑप्शन होगा मैक्रो सेटिंग्स। इधर आपको एनेबल ऑल मैक्रोस का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये जब आप खोलोगे तो डिसेबल ऑल मैक्रोस विदाउट नोटिफिकेशन में रहेगा, आपको इधर एनेबल करना है। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। फाइल, ऑप्शंस, ऑप्शंस में ट्रस्ट सेंटर, उसमें ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स, उसमें मैक्रो सेटिंग्स।
अगर आप ये इनेबल नहीं किए तो ये ऑफलाइन यूटिलिटी नहीं काम करेगा। चलिए तो हम फिर से जाते हैं ये ऑफलाइन यूटिलिटी में। इधर एक प्रोफाइल का शीट होगा जिसमें हम सप्लायर के डिटेल्स देंगे। तो पहले हम देंगे हमारा GSTIN नंबर, ये मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद हमारा लीगल नेम, ट्रेड नेम नहीं, लीगल नेम, हमारा एड्रेस, हमारा लोकेशन चेन्नई, स्टेट तमिलनाडु और पिन कोड। चलिए तो ये डिटेल्स देने के बाद अभी नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो मैं एक एक आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे ये ई इनवॉइस के शीट पे जो हम इसके बाद डिटेल्स उसमें भरेंगे, अगर ये ऑप्शंस हमने सब यस के लिए जो भी एप्लीकेबल है, अभी जब आप खोलोगे तो सब यस पे ही रहेगा। जो भी एप्लीकेबल है हम यस देंगे, बाकी सब नो नो को चेंज कर देंगे। आप देखेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स पूछेगा एक एक इनवॉइस के लिए। जो भी एप्लीकेबल है उसको सिर्फ यस करना पड़ेगा। अभी डू यू हैव रिवर्स चार्जेस, इसका मतलब है कि अगर हमारा आउटवर्ड सप्लाई जो हम सेल्स कर रहे हैं उस सप्लाई पे वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं, तो अभी हम नो दे देंगे। अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो इसका जवाब यस होगा। अभी हम ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। अभी डू यू हैव बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन डिटेल्स, इसका ये मतलब है हमारा हेड ऑफिस दूसरा जगह से रहेगा और हमारा वेयर हाउस दूसरा जगह पे होगा। तो हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर दूसरा जगह से हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स दूसरा जगह से हो रहा है, इधर यस देना पड़ेगा। अभी के लिए हम नो देंगे। डू यू हैव बिल टू एंड शिप टू ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अगर हमारा कस्टमर उनका बिलिंग एड्रेस एक है और उनका डिलीवरी एड्रेस दूसरा है तो इसको यस देना पड़ेगा। अभी के लिए हम नो दे देंगे। डू यू हैव सप्लाई ऑफ सर्विस, जो हमारा ट्रांजैक्शंस है उनका अगर हम सर्विस का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इसको यस देना पड़ेगा। ये मेनली है HSN कोड के लिए। ये HSN कोड का एक छोटा वैलिडेशन चेक पॉइंट है। अगर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अभी हमने ये सब नो ऑप्शन चूज किया है तो इधर भी इनका हेडिंग्स कम होता जाएगा। अभी आप देखिए ये एक्सपोर्ट डिटेल्स है। अगर मैं इधर डू यू हैव एक्सपोर्ट डिटेल्स नो कर चूज करता हूँ तो इधर एक्सपोर्ट का ऑप्शन ही ये एक्सपोर्ट का डिटेल्स ही चला जाएगा। ये हेडिंग ये डायरेक्टली ई वे बिल, अगर आप देखिए BR और BZ के बीच में हाइड हो गया है क्योंकि ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। चलिए तो मैं कहा था अभी बिल टू शिप टू बोल दिया है, सप्लाई सर्विस बोल दिया। ये एक छोटा सा चेक पॉइंट है HSN कोड वैलिडेशन के लिए, HSN और SAC कोड वैलिडेशन के लिए। डू यू हैव बारकोड डिटेल्स इन आइटम्स, ये मेनली मैन्युफैक्चरर्स के लिए होते हैं। वो उनका मैन्युफैक्चरिंग जब बैचेस में होता है, एक एक बारकोड हर बैच और हर बारकोड के लिए दूसरा डिटेल्स रहेगा, तो इसके लिए भी हम नो डाल देंगे। डू यू हैव फ्री क्वांटिटी इन आइटम्स, ये है अगर हम फ्री आइटम्स अगर कस्टमर्स को दे रहे हैं और उसको बिल कर रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, ये ITCs के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक छोटा सा चेक पॉइंट है। अभी के लिए हम नो दे देंगे। ये बैच डिटेल्स भी बारकोड की तरह है, मैन्युफैक्चरर के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए है। अभी के लिए नो दे देंगे। लास्ट है ई वे बिल डिटेल्स। ई वे बिल डिटेल्स अभी अगर हमने ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट कर लिया है तो उनका डिटेल्स हम इस इनवॉइस रेज करने के टाइम कर सकते हैं। अगर हमने नहीं किया है तो इसको नो प्रेस कर सकते हैं। चलिए तो अभी के लिए मैं सब सिंपल ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ तो सब नो डाल के नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ। अभी हम इनवॉइस डिटेल्स फिल कर लेंगे। तो पहले है सप्लाई टाइप कोड, इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा जिसमें पूछता है अगर जो हम ट्रांजैक्शन अभी उसका डिटेल्स जो हम दे रहे हैं वो B2B है या SEZ विद पेमेंट है, SEZ विदाउट पेमेंट है, एक्सपोर्ट विद पेमेंट है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट है।
उसका डिटेल्स हमको कौन सा कोड है देना पड़ेगा। अभी के लिए मैं एक सैम्पल इनवॉइस जो है मेरे पास मैं खोल देता हूँ और उसमें से हम ट्राई कर लेंगे। तो ये है नॉर्मल ट्रांजैक्शन, बी टू बी ट्रांजैक्शन। ये है हमारा कस्टमर का नाम, वर्थ ट्रस्ट है और उनका जीएसटी नंबर ये है। तो मैं पहले चूज करूंगा बी टू बी। थोड़े स्पेसिफिक केसेस में हमको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा इंट्रास्टेट सप्लाई में भी। अगर ये एप्लीकेबल है तो इधर हमको यस देना पड़ेगा। इस केस में हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं नो दे रहा हूँ। फिर पूछता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में तीन चीज पूछते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस है क्योंकि सेल्स इनवॉइस है। अगर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जैसे भी एप्लीकेबल है आप चूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, तो मैं इनवॉइस नंबर इधर से ले लेता हूँ, KSI/510। तो ऐसे फिल कर सकते हैं। अभी डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये फॉर्मेट हम इसी फॉर्मेट में फिल करना है। आप डॉट या हाइफन नहीं यूज कर सकते हो, आपको स्लैश ही यूज करना पड़ेगा। तो इनवॉइस डेट है 30 मार्च, तो मैं इधर 30/03/2022 फिल कर लेता हूँ। फिर डिटेल्स हमको देना पड़ेगा बायर डिटेल्स के हिसाब से। इसमें बायर जीएसटीएन देना पड़ेगा, बायर का लीगल नाम देना पड़ेगा। पहले मैं बायर का जीएसटीएन फिल कर लेता हूँ। इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बायर का लीगल नाम जो है, अगर आपको सिर्फ ट्रेड नेम है आप जीएसटी नंबर के साथ यूज करके आप जीएसटी पोर्टल में से लीगल नाम ले सकते हैं। और अगला है बायर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये डिटरमिन करता है कि हमको आईजीएसटी चार्ज करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है। अगर बायर प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा है, सप्लायर का लोकेशन और बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दूसरा है तो आईजीएसटी आएगा। दोनों सेम है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। तो मैं अभी के लिए तमिलनाडु डालता हूँ। बायर का एड्रेस, बायर का लोकेशन चेन्नई, बायर का स्टेट फिर से तमिलनाडु ही आएगा और जो भी मैंडेटरी नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ। अगला जो है प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे तो एक एक प्रोडक्ट का एक एक लाइन आइटम आएगा, एक एक रो आएगा। तो इस इनवॉइस में हमको अभी दो प्रोडक्ट्स है, एक्सेसरीज है, साड़ीज है। तो हमको सीरियल नंबर 1 और 2 डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो हमने इधर इनवॉइस रेज किया है उसका डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। HSN कोड अभी के लिए 4 डिजिट है। अगर आपका टर्नओवर लिमिट उससे ज़्यादा है तो अगर आप 6 डिजिट्स भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। क्वांटिटी 1 यूनिट में हमको नंबर या केजी जो भी है उसको देना पड़ेगा। तो बैग्स है, बेल्स है, बंडल्स है, बॉक्सेस है, इसमें हम अभी के लिए नंबर्स देखें। यूनिट प्राइस जो अभी हमने टैक्स इनवॉइस में डिस्क्लोज किया है 4800 और 3000। ग्रॉस अमाउंट 4800 और 3000। ये है ग्रॉस अमाउंट है क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। फिर है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। अभी के लिए हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो अगर आपको डिस्काउंट अलग से, हम यूजुअली डिस्काउंट नहीं मेंशन करते हैं। तो अगर आपको मेंशन करना है भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ याद करना है कि इधर
पूरा यूटिलिटी में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में नहीं देना है। सब अगर डिस्काउंट देना है तो अगर 300 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो 300 पॉजिटिव दोगे, नेगेटिव 300 नहीं, ऐसे -300 नहीं दोगे। तो अभी के लिए डिस्काउंट नहीं है, तो 4800 एंड 3000 जीएसटी रेट। इस इनवॉइस में हमने अभी 9102 का HSN जो है उस पर 18%, मतलब CGST 9%, SGST 9% का HSN है, और 5407 HSN के लिए हमने 5% डाला है। तो इधर हम परसेंटेज भी नहीं टाइप करने की ज़रूरत है, सिर्फ डायरेक्ट नंबर टाइप करेंगे। SGST अमाउंट और CGST अमाउंट भी है, तो वो है 432 और 75। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी आइटम टोटल जो है इन ग्रॉस वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू का टोटल जो है उसको डिस्क्लोज करना है, वरना 4800 प्लस 432 प्लस 432, तो उसका टोटल आता है 5664 और 3, एक मिनट सॉरी, और इसका टोटल आता है 3150। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो पूरा इनवॉइस के वैल्यू के डिटेल्स के बारे में पूछता है, और हमको तो एक लाइन आइटम एक इनवॉइस के बराबर है, और अभी हम उसी लाइन आइटम को रिपीट करेंगे। इसका ये मतलब है हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आएगा, इस अभी हमको दो सीरियल नंबर है, तो 4800 प्लस 3000, उसका टोटल 7800 इधर डालना पड़ेगा। हम अभी हमारे पास दो लाइन आइटम है, तो दोनों में 7800 डालना पड़ेगा। हमारा टोटल SGST अमाउंट है 432 प्लस 75, तो उसका टोटल आ जाता है 507। सॉरी, CGST और SGST दोनों एक ही रहेगा। अभी के लिए हमको और टोटल इनवॉइस वैल्यू भी देना है, तो उसका टोटल आ जाता है 8814। ये अभी के लिए मैं एक इनवॉइस डाल रहा हूँ, तो आपको सब इनवॉइसेस ऐसे ही फिल करने पड़ेंगे। अभी जो पहले हमने फिल किया था, जो है डॉक्यूमेंट डिटेल्स और बायर डिटेल्स, ये सब प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो आप इसको, ये पूरा लाइन को क्या कर सकते हैं, आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ई इनवॉइस ऑफलाइन टूल जो है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ऊपर एक बटन होगा वैलिडेशन के लिए, अगर एरर है तो एरर आएगा, साइड में एक लास्ट में एक कॉलम है। तो देख लेते हैं क्या एरर है। पिन कोड हमने नहीं भरा है, तो पिन कोड इधर फिल करना पड़ेगा। तो फिर से चेक कर लेते हैं, और ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। तो अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है तो JSON फाइल क्रिएट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके, और ये भी सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो गया। ये कहाँ क्रिएट होता है, हमने जो टेम्पलेट रखा है उसी जगह पे ये JSON फाइल भी क्रिएट होगा। तो मैंने डाउनलोड्स में से शिफ्ट नहीं किया है, तो JSON फाइल भी इधर जनरेट होके क्रिएट हो गया है। अभी ई इनवॉइस पोर्टल में अगला हमारा काम है, तो ये हमारा था डैशबोर्ड। इधर लेफ्ट में ई इनवॉइस का बटन होगा, इधर बल्क अपलोड करके एक ऑप्शन होगा।
इधर हमको जेएसएन फाइल अपलोड करना है। तो पाथ कॉपी करके इनको इधर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट नंबर में एक आईआरएन ऑलरेडी ऑलरेडी जनरेट हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वही डॉक्यूमेंट नंबर के लिए आप वो इनवॉइस नहीं रेज कर सकते हो। तो अगर इस इनवॉइस के लिए, इस इनवॉइस नंबर के लिए अगर आपने इनवॉइस ऑलरेडी रेज कर लिया है तो सेकंड टाइम आप नहीं कर सकते। तो मैं इसको इधर चेंज कर लेता हूँ, 520 डाल देता हूँ और फिर से वैलिडेट करता हूँ। जेसन क्रिएट कर लेता हूँ। तो डाउनलोड्स में ये इधर आ गया है और मैं ट्राई करता हूँ फिर से अपलोड करने के लिए। तो इधर एक छोटा समरी किधर आता है, इस एक ऑफलाइन यूटिलिटी में हमको कितने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, उनमें कितने लाइन आइटम हैं, टोटली कितने इनवॉइसेस सक्सेसफुली अपलोड हुआ है और कितने फेल हुए हैं। तो अभी हमको एक ही इनवॉइस था, वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इसके बाद जो इनवॉइस हमको मिलेगा वही गवर्नमेंट मानते हैं उसको वैलिड इनवॉइस। तो इधर आप एक ऑप्शन मिलेगा, आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। जो भी यूनिक इनवॉइसेस है उनका एक पीडीएफ फॉर्मेटेबल फाइल आएगा। तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये क्यूआर, जो डाउनलोडेड या जनरेटेड इनवॉइस में ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। वही मैं जो स्टार्टिंग में आपको इस मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट बोलता है एक आईआरएन होना चाहिए और क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर ये दो इनवॉइस के फेस पे नहीं है तो ये वैलिड इनवॉइस नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का फॉर्मेट में हमको क्यूआर कोड भी आ गया है और आईआरएन भी आ गया है। 64 डिजिट्स का ये आईआरएन है। अभी जब आपको इनवॉइस देना है तो आपको ये 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 ई इनवॉइस जो गवर्नमेंट रिलेटेड आया है इसको अटैच करना पड़ेगा एक एडिशनल पेपर की तरह, या तो आपको ये क्यूआर कोड जो है आपका फॉर्मेट को जो इनवॉइस है उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो हमको हर इनवॉइस के लिए दो दो पेपर देंगे, इसके लिए ये बहुत मुसीबत का काम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एपीआई इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन दिया है। अभी हम वो देखेंगे कि ई इनवॉइस पोर्टल में उसके पहले हम एक और चीज़ देख लेंगे। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो इधर एक ऑप्शन है MIS रिपोर्ट्स। ये आपको एक समरी की तरह होगा। ये इसका रिपोर्ट जो है सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड होगा, मतलब आज का दिन और 2 दिन पहले। तो आज मतलब 28, 29, 30। तो 20 इसके ऊपर हम जनरेटेड इनवॉइस नहीं देख सकते। तो यही एडवाइजेबल है कि जब आप इनवॉइस रेस कर रहे हो उसका सब पीडीएफ डाउनलोड करके आपका सिस्टम में रख लीजिए, क्योंकि 3 दिन के बाद आपको इनवॉइस नहीं मिलेगा। तो 3 दिन में हमने अभी यही है हमारा जनरेटेड ई इनवॉइसेस। उसमें ये जो हमने अभी रेस किया है KS520, ये है उसका डिटेल्स जो आईआरएन के साथ आ गया है। इसी तरह हम कैंसिल का भी MIS रिपोर्ट देख सकते हैं। जो हम 3 दिन में कैंसिल किया है उसका भी एक MIS रिपोर्ट आएगा। तो पिछले 3 दिन में ये 6 कैंसिल हुए हैं। कैंसिलेशन के बारे में मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ आप लोग को। तो आप अगर ई इनवॉइस कैंसिल करना चाहते हो तो सिर्फ 24 घंटे, मतलब 1 दिन के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद पोर्टल कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं देता है और ये ऑटोमेटिकली आपका GSTR1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उधर से आप निकाल सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को इंटीमेशन जाएगा कि आपने ई इनवॉइस रेज किया है लेकिन GSTR1 में नहीं दिखा रहे हो।
चलिए, तो मैं बोल रहा था एपीआई रजिस्ट्रेशन। ये इस एपीआई रजिस्ट्रेशन के साथ हम इतना बड़ा कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ही हम 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 लिंक कर सकते हैं। तो जब हम अब हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस रेज हो जाएगा। उसके लिए हमको इस ई इनवॉइस के पोर्टल में हमको एक क्रेडेंशियल्स बनाना है और उसको हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लिंक करना है। अभी के लिए मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मेरे को फिर से अगर उसके लिए ओटीपी चाहिए तो एपीआई रजिस्ट्रेशन में यूजर क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन होगा, उसमें क्रिएट एपीआई यूजर होगा। अगर इसको क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शंस को फिल करने हैं और आपको ये क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शन आता है। एक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, उसमें आपको जीएसपी डालना है और रजिस्ट्रेशन कंपनी मतलब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है या बिलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा नाम पे है। तो अभी के लिए मैंने टेस्ट करके क्रिएट कर लिया है और टाइप में जीएसपी पोर्टल उसमें सेलेक्ट कर लिया है। आप यूजर नेम जो है, अगर किसी ने ऑलरेडी ये यूजर नेम ले लिया है तो आप उस यूजर आईडी के साथ नहीं क्रिएट कर सकते हो, और जब आप यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हो तो आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। ये आप ध्यान से रख लीजिए। तो अभी हम जाते हैं टैली पे। सब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्रेडेंशियल्स में एपीआई सब लोग के लिए आएगा। ये आपका मतलब ये कंपल मैंडेटरी प्रीफिक्स है। तो टैली में आपको ई इनवॉइस में सिर्फ टैली का अभी इस सेशन में सिर्फ टैली में हम दिखाएंगे कि कैसे ई इनवॉइस रेज करना है। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं ई इनवॉइस के लिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपका कंपनी का नाम कंपनी डिटेल्स में एड्रेस और जीएसटी नंबर करेक्टली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस ऑफलाइन यूटिलिटी में अगर आपको याद है तो हमने सेलर इन्फॉर्मेशन में हमारा एड्रेस, पिन कोड, स्टेट सब डाला था। तो इधर आपको चेन्नई, तमिलनाडु और पिन कोड सब ठीक से भरना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है F11 में हमको इधर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में एनेबल यस करना पड़ेगा। उसके अंदर ई इनवॉइस हमारा जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, वो मतलब सेलर का जीएसटी हमारा जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा ठीक से। और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फ्रॉम यस को चूज करना पड़ेगा। एप्लीकेबल फ्रॉम डेट आपको मिल जाएगा जो स्टेट इनवॉइस का वेबसाइट में है, जो हमने देखा था ना आपको, एप्लीकेबल फ्रॉम व्हाट डेट, उसका डेट इधर डालना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट पीरियड इन इनवॉइस रिपोर्ट टैली का रिपोर्ट है, इसका भी हम मैच करने के लिए 3 डेज डाला है। बिल फ्रॉम प्लेस हमारा चेन्नई है, हमारा ऑफिस चेन्नई में है, तो हम चेन्नई डाल कर रहे हैं। अभी के लिए हमने ई वे बिल्स डिटेल्स नो चूज किया है, ई वे बिल्स विद अलॉन्ग विद ई इनवॉइस के लिए नो चूज किया है। हमारा एप्लीकेबल डेट जो है उसके बाद ही हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इस डेट 1 मार्च के पहले हम कोई ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा प्री रिक्विजिट जो है हम जो हमको फिल करना पड़ेगा, हमारा स्टॉक आइटम जो है उसमें हमको पहले तो यूनिट्स, अगर नंबर्स है, बैग्स है, जो भी है उसको मैंडेटली फिल करना पड़ेगा। और उसके लिए भी हमको जीएसटी हमारा स्टॉक आइटम का भी जीएसटी डिटेल्स हमको फिल करना पड़ेगा। उसमें 2 चीज़ मैंडेटरी है, एचएसएन या एसएससी कोड 4 डिजिट या 6 डिजिट जैसे भी एप्लीकेबल है, और टैक्स रेट। और लास्ट में एक और प्री रिक्विजिट है, हमारा कस्टमर का नाम जो था वर्थ ट्रस्ट, उधर भी हमको उनका डिटेल्स, जो स्टेट है, पिन कोड है, कंट्री और उनका जीएसटी नंबर, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है फिल करने के लिए। चलिए, तो अभी हम इनवॉइस एक क्रिएट करते हैं।
तो सप्लायर इनवॉइस नंबर मैं KSI, सॉरी परचेज में हूँ। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर KSI 521, हमारा कस्टमर का नाम वर्थ ट्रस्ट। इधर पार्टी डिटेल्स में प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटरी है, जो अभी के लिए हम तमिलनाडु डाल रहे हैं। सेल्स लेजर, एक्सेसरीज, इसी इनवॉइस को फिर से क्रिएट कर लेंगे। सो एक्सेसरीज 1 नंबर, सारी 1 नंबर। तो आउटपुट CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी हम डेट, अभी इसका डेट डाल देंगे। तो अगर आप नीचे देखोगे तो प्रोवाइड फॉर ई इनवॉइस डिटेल्स, यस इधर रहेगा। अगर आप देखोगे तो जो अगर आप आपका टैली का डेट वो इस मेरा टैली में 1 मार्च एप्लीकेबल है ई इनवॉइस, तो उसके बाद ही अगर मैं कोई सेल्स एंट्री डालूंगा तो ये ऑप्शन आएगा प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स। अगर मैं डेट 1 मार्च के पहले कोई भी डेट में सेल्स इनवॉइस रेस कर रहा हूँ तो ई इनवॉइस डिटेल्स का ये ऑप्शन नीचे नहीं आएगा। तो प्रोवाइड फॉर इनवॉइस डिटेल्स यस करता हूँ। इधर दो चीज पूछता है, बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस। इसमें बिल टू प्लेस मैंडेटरी है, शिप टू प्लेस मैंडेटरी नहीं है। अगर हम इनवॉइस इसको फिल नहीं करते हैं, अगर हम फिल नहीं करते तो ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। तो ये पूछता है डू यू वांट टू जनरेट एन ई इनवॉइस, यस। जब आप फर्स्ट टाइम ई इनवॉइस जनरेट करते हो तो आपको, मैं आपको बोला था ई इनवॉइस पोर्टल, ई इनवॉइस पोर्टल में आपको एक यूजर आईडी है और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको बोला था जब आप पहली पहली बार ई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो टैली पे, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेंगे। उसके बाद सिर्फ 1 टाइम है, उसके बाद नहीं पूछेंगे। तो सिंस मैंने इस कंपनी में ऑलरेडी ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है, ये मेरे को यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। वरना मेरे को एक टाइम यूजर आईडी जो है API अंडरस्कोर टेस्ट एट 123 और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हम जाके पोर्टल में देख सकते हैं कि ई इनवॉइस रेज हुआ है कि नहीं। तो वही ई इनवॉइस, सॉरी MIS रिपोर्ट्स जनरेटेड ई इनवॉइस। अगर आप देखिए इसका ई इनवॉइस ऑटोमेटिकली रेज हो चुका है KSI 521। अगर ई इनवॉइस नहीं जनरेट होता है, उसका
कारण, उसका प्रॉब्लम क्यों जनरेट नहीं हुआ है, क्या डिटेल्स हमने नहीं दिया है, अगर कुछ डिटेल्स गलत दिया है उसको, उसके जानकारी के लिए हमको इधर एक्सचेंज ऊपर ऑल्ट जेड सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा कि इधर पेंडिंग, इधर F5 प्रेस करके ई इनवॉइस प्रेस करोगे तो पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद ई इनवॉइस सिस्टम फॉर INR कैंसिलेशन का 2 है, मिसमैच विद QR कोड 1 है। अगर पेंडिंग फॉर जनरेशन ही ऑप्शन है तो वो ऑप्शन बोलेगा कि किस कारण के लिए वो जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आप हमने बिल बिल प्लेस नहीं दिया है, या सप्लायर का GSTN नहीं दिया है, सप्लायर का एड्रेस नहीं, आई मीन कस्टमर का एड्रेस नहीं दिया है, अगर इस इन फील्ड्स में से अगर हमने किसी एक भी नहीं फिल किया है तो इधर इधर वो एक पॉपअप की तरह, मतलब पॉपअप नहीं, एक लाइन की तरह आएगा कि इस कारण के लिए आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। ये रिपोर्ट के लिए आप दो जगह देख सकते हो, एक तो ऑल्ट जेड और उसमें सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग जाके F5 इधर प्रेस करोगे तो आपको ये रिपोर्ट मिलेगा। दूसरा, अगर आप देखना चाहते हो तो वही रिपोर्ट डिस्प्ले GST रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट, उसमें ई इनवॉइस कर रखे रहेगा। उसके बाद फिर से इधर आपको मिल जाएगा डिटेल्स। अभी कैंसिलेशन के लिए जो करना है वो टैली का इंटीग्रेशन में थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू है, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप इधर पोर्टल में से ही कैंसिलेशन के लिए स्टार्ट कीजिए। मतलब कैंसिलेशन के लिए पोर्टल में से ही करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ई इनवॉइस कैंसिल करना है तो इधर ऑप्शन होगा ई इनवॉइस कैंसिल। इधर हम दो दो बेसिस पे कैंसिल कर सकते हैं, एक तो एक्नॉलेज नंबर या तो IRN नंबर। तो हमारा जनरेटेड ई इनवॉइसेस में से हम IRN नंबर ले सकते हैं। IRN नंबर के बेसिस पे इधर IRN नंबर को पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये कैंसिल हो गया है। नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, कैंसिलेशन के पहले हमको एक रीजन देना पड़ेगा क्यों कैंसिल कर रहे हैं। दो ही ऑप्शन मिलेगा हमको, डुप्लीकेट या डेटा एंट्री मिस्टेक। अभी के लिए मैं डेटा एंट्री मिस्टेक डाल रहा हूँ, तो डेटा एंट्री मिस्टेक डालने के पहले रीजन और रिमार्क्स डाल के सबमिट। तो अभी ये कैंसिलेशन हो गया है, आप देख सकते हो कि वाटरमार्क आ गया है कि ये ई इनवॉइस कैंसिल हो गया है। कैंसिलेशन के लिए भी हमको सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे। अगर हमने आज ई इनवॉइस रेज किया है तो 24 घंटे में अगर हमने कैंसिलेशन नहीं किया है तो ई पोर्टल में से हम ये कैंसिलेशन नहीं कर सकते। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम टैली के थ्रू हम ई इनवॉइस रेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये IRN कोड और QR कोड जो मैंडेटरी है वो टैली उसको ई इनवॉइस के पोर्टल में से पुल करके फेस ऑफ द इनवॉइस पे ऊपर डाल पेस्ट कर लेते हैं। तो अगर हमको कोई एडिशनल पेपर या एडिशनल इनवॉइस को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, यही इनवॉइस का सफिशिएंट है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो अगर पूछिए चैट बॉक्स में और हम उनका जवाब दे देंगे।
अगर किसी को क्वेश्चंस है तो मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूँ, वरना ये सेशन इधर ही हम क्लोज कर लेंगे। டிவிங்களா? ஏதாச்சும் சும்மா இருந்தா போய்க்கலாம் சார். அது நம்மால போனாங்க. चलिए, तो ये सेशन को इधर ही हम क्लोज कर लेंगे। एक क्वेश्चन आया है, ई इनवॉइस इज नीडेड फॉर एक्सपोर्ट्स। यस, हाँ, ई इनवॉइस एक्सपोर्ट्स के लिए भी रेज करना पड़ेगा। कोई और प्रश्न है किसी के लिए? चलिए, तो इस सेशन को इधर हम क्लोज कर, एक और क्वेश्चन आया है। हाँ, हम इसको आपको शेयर कर लेंगे। हम YouTube में इसको अपलोड कर सकते हैं, आप इधर से ये सेशन देख सकते हैं। YouTube में PKC मैनेजमेंट कंसल्टिंग रहेगा, उनके चैनल पे ये वीडियो आ जाएगा, ये जो वेबिनार जो आज कंडक्ट किया है आ जाएगा। धन्यवाद। अभी हम ये सेशन को क्लोज कर। He said